Hey guys, Divyash and welcome back to another episode of Football Daily. I know Football Daily नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अगर मेरी टीम अच्छा खेल भी रही हो तो मैं ऐसा उत्तेजित हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा संभोगीय यहाँ पर एक आभास हो, बट ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी निट पिकिंग ना करते हुए और इस अवसर को फायदा उठाते हुए यहाँ पर डेफिनेटली भाई खुशी की चीज़ तो ये है कि फाइनली रियल मैड्रिड ने 3 पॉइंट तो उठा लिए हैं और एक बार फिर से हम लोग बार्सिलोना के जस्ट बिहाइंड, उनके हिप्स के जस्ट बिहाइंड हम यहाँ पर 1 पॉइंट पीछे हैं और ला लीगा की टाइटल रेस अभी भी वाइड ओपन ही है, रिगार्डलेस कि हम लोग कितने नकारा, कितने निकम्मे और कुछ लोगों के हिसाब से पेनाल्टी मर्चेंट। लेकिन इसी के साथ भाई यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर से आर्सेनल का रास्ता खोल दिया है कि टाइटल रेस में वो भी नकारा ही है। मतलब आई थिंक यहाँ पर ला लीगा और प्रीमियर लीग दोनों की टाइटल रेस की बात करें तो जो टाइटल वो है कंटेंडर है उसे छोड़ दो, जो पीछा कर रहे हैं वो तो दोनों ही नकारा हैं, वो दोनों ही निकम्मे हैं, वह बिल्कुल ही निकम्मे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो यूनाइटेड वाली वाइब है वो हमको फाइनली वापस आती हुई दिख रही है, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से सेकेंड वीक रनिंग बैक टू बैक यहाँ पर 3 मिनट के अंदर गोल खाने के बाद उन्होंने अपना कमबैक पूरा किया है और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वाइब है भाई जो इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड पे चल रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपने गिरेबान की, सबसे पहले बात करेंगे अपने घर की, और घर में मैं कहूंगा कि इस 3 पॉइंट की वजह से जो आग लग रही है उसमें कुछ हद तक तो यहाँ पर पानी डाला गया है। लेकिन रायो वायोकानो के अगेंस्ट ला लीगा की वो टीम जो कि 17वें स्थान पर है और वो टीम जो कि बार्सिलोना के पीछे बिल्कुल नाक लगी पड़ी है कि मादा क्या अब तैयार है, उस टीम के अगर हम रेफरेंस की बात करें, उस टीम के अगर हम लेवल की बात करें तो क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड जिस तरीके से गेम निकाल रही है, क्या हमारे अल्बेला की टीम जिस तरीके से गेम में खेल रही है, क्या ये कहना सही होगा कि बार्सिलोना के लिए अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अगर आ रहा है तो वो ला लीगा में रियल मैड्रिड की तरफ से आ रहा है। और क्या रियल मैड्रिड तैयार भी है भाई टाइट भाई बार्सिलोना एक गेम पहले 6.4 का XG 6.4 का XG, इतने तो हमारे स्ट्राइकर नहीं बना रहे पूरे सीजन, ठीक है, अगर हम यहां पर एम्बापे को छोड़ दें और कुछ हद तक यहां पर विनी। लेकिन इस गेम की बात करते हैं और मैं सही बता रहा हूं कि हमने भले ही 100वें मिनट पे 100वें मिनट पे पेनल्टी मारी है, थैंक गॉड वो पनिंका नहीं मारी थी, 100वें मिनट पे पेनल्टी मारी हो, तुम में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या है यार, ये कोई 9 मिनट देता है क्या एक्स्ट्रा टाइम में, क्या है यार ये 100वें मिनट पे पेनल्टी मार रहे हैं। पर देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि मैं तुम्हारे इस आर्ग्यूमेंट से एग्री तो नहीं कर पाऊंगा कि वो पेनल्टी थी कि नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए तो क्लियर पेनल्टी थी, ठीक है, बट मैं इस चीज से, इस आर्ग्यूमेंट से पूरी तरीके से एग्री कर रहा हूं कि ये सस्टेनेबल नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि अगर हम पेनल्टी गोल्स हटा दें तो एम्बापे के नॉन पेनल्टी गोल्स फर्रान टोरेस से सिर्फ 2 ही ज्यादा है, और ये बात से कोई बिल्कुल भी इंकार नहीं कर सकता कि फर्रान टोरेस कितना छोड़ता है भाई, कितना छोड़ता है। फर्रान टोरेस डेफिनेटली ऐसे ना लाइक बाय हुक और क्रुक से गोल निकाल लेता है, लेकिन सबको पता है, हर बार्सिलोना फैन को पता है कि फर्रान टोरेस जब भी खेलता है तो ही कुड बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर ऑन द पिच। लेकिन इस बात से यह भी तय होता है कि बार्सिलोना कितना क्रिएट करती है भाई, कि फर्रान टोरेस इतना छोड़ने के बाद भी अगर नॉन पेनल्टी गोल्स की बात करें तो एम्बापे से 2 ही गोल पीछे है। और अगर ये रेफरेंस की मैं बात करूं तो एक तरफ उस प्लेयर को जो कि एम्बापे से सिर्फ 2 गोल पीछे है नॉन पेनल्टी गोल्स में, उसको सबसे फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर का टैग दिया जाता है, और दूसरी तरफ एम्बापे के भरोसे रियल मैड्रिड बैठी हुई है। और यहां पर अगर हम रायो वायोकानो की बात करें तो ऑफकोर्स बेनफिका के अगेंस्ट जो हुआ है, और इस पूरे अभी तक तो देखो मैं कहूंगा कि इस पूरे सीजन जो रियल मैड्रिड के साथ चल रहा है बिल्कुल अमूमन है, बहुत ही लाजमी है, बहुत ही नेचुरल यहाँ पर रिएक्शन है कि सैंटियागो की बात करें जिसको अल्बेला कहता है कि ये एंटी मद्रिदिस्ता है, ये फेक मद्रिदिस्ता है, जो कि बेलिंगम को यहाँ पर गाली दे रहे हैं, जो कि विनीसियस को गाली दे रहे हैं, जो कि एम्बापे को गाली दे रहे हैं या फिर वाल्वर्दे को गाली दे रहे हैं, ये सारे के सारे फेक मद्रिदिस्ता है। मैं पूछना चाहूँगा अल्बेला से कि अल्बेला भाई, जो सैंटियागो में 70,000 की जनता आई थी, जब उन्होंने एक तरफा सीटी बजाई तो क्या वो भी सारे अंति मद्रिद ही हैं? क्या वो भी सारे फेक मद्रिदिस्ता हैं? क्या अब मद्रिदिस्ता की श्रेणी में सिर्फ अल्बेला, एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम और खुद पापा पेरेज आते हैं? पर खैर यहां पर देखो रिएक्शन ऑफकोर्स पूरी तरीके से बू किया गया, एक तरफा सीटी बजाएगी, और उसका जो सबसे प्राइम टारगेट था दैट वाज विनीसियस जूनियर, दैट वाज वाल्वर्दे, दैट वाज बेलिंगम। और यहां पर जिस तरीके से टीम खेल रही थी वो अपने अपने हिसाब की बू ले रहे थे। विनीसियस मेरे हिसाब से अच्छा खेल गया, ठीक है, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग था,
लेकिन मेरे हिसाब से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो विनीसियस ने थोड़ा सा तो अपने आप को सैल्वेज किया है, ये बात तो मैं मानूंगा कि उसने अपने आप को थोड़ा सा सैल्वेज किया है। लेकिन अभी भी भाई लाइक आई नो विनीसियस ने गोल निकाला, आई नो यहाँ पर हमने पेनल्टी मारी, आई नो यहाँ पर लाइक हम जीत गए, 3 पॉइंट्स आ गए, लेकिन ओवरऑल अगर तुम मूड की बात करोगे तो भाई बहुत लो है, हम लोग बहुत बहुत खराब खेल रहे हैं। बेनफिका के अगेंस्ट भी अगर हम बात करें तो कमबैक हो या ना हो, हम लोग रिवेंज ले पाए या ना ले पाए, हम लोग चैंपियन लीग में कितना डीप रन करेंगे नहीं कर पाएंगे, ला लीगा में कितना डीप रन करेंगे, कितना सस्टेनेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमको स्पॉइलर अलर्ट कर देता हूं यहाँ पर कि रियल मैड्रिड एंटरटेनिंग फुटबॉल नहीं खेलेगी। यह बात मैं जरूर कहूंगा कि अल्बेला ने ट्राई जरूर मारा है, अल्बेला ने ट्राई जरूर मारा है, लेकिन देखो अल्बेला और ज़ाबी अलोंसो दोनों एंटरटेनिंग फुटबॉल खिलाने के तरफ कदम तो ले रहे थे, लेकिन अल्बेला और यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ज़ाबी अलोंसो ये कहता कहता थक भी गया और सैक भी हो गया कि वो इन एम्बापे और इन जो हमारी दीवा है इनको ये समझाता समझाता थक गया और फिर फाइनली हार मान ली कि जो उसका मेथड है, जो उसको खिलाने का तरीका है, उसको वो अडेप्ट कर ले और उस हिसाब से रियल मैड्रिड में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी। अल्बेला भाई का थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्बेला भाई ये मानते हैं कि भैया विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम और अभी बाकी के जितने भी हमारे पास सुपरस्टार है ये सारे अपने आप में इतने मैच्योर इनफ है, कुल मिला के दद्दू वाली बात, कि यहां पर ये टीम अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एट अ गिवन डे विनीसियस ने जिस तरीके से गोल मारा, एब्सोल्युटली कोई कुछ नहीं कर सकता, भाई विनीसियस था, वो सिंगल हैंडेडली विनीसियस ने वो गोल मारा। दैट इज व्हाट विनीसियस जूनियर स्टैंड्स फॉर। अगर हम यहाँ पर उससे पहले बेनफिका की बात करें तो एम्बापे ने सिंगल हैंडेडली गोल मारा। अगर हम यहाँ पर पेनल्टीज की बात करें, ये वाली पेनल्टी को छोड़ देते हैं, लेकिन एम्बापे जितनी भी पेनल्टी जीतता है, लोग ये जरूर बोलते हैं कि एम्बापे पेनल्टी गोल मारता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि एम्बापे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खुद पेनल्टी जीतता भी है। अगेन ये सब इंडिविजुअली है, तो एट एनी गिवन डे ये पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है कि बेनफिका के अगेंस्ट विनीसियस की हैट्रिक आ जाए, एम्बापे की हैट्रिक जाए, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पे स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मोर प्रोबेबिलिटी इसकी है कि ये नहीं होगा। वायोकानो और बेनफिका के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे को लगा दोनों टीम के अप्रोच, जिस तरीके से उन्होंने मैड्रिड को हर्ट करने की कोशिश करी, कि इवन दो मेजॉरिटी ऑफ द गेम में वायोकानो ने यहां पर हमको लाइक डोमिनेट किया इन पोजीशन, दे वर फेयरली कंफर्टेबल, वो पासिस बना पा रहे थे, वो बिटवीन द लाइंस खेल पा रहे थे, लेकिन स्टिल लाइक मेजॉरिटी ऑफ द गेम में दोनों ही टीम हॉरिजॉन्टल पासिंग ज्यादा कर रही थी, बहुत ही कैलकुलेटिव और कंजर्वेटिव गेम खेला जा रहा था। रियल मैड्रिड ने बेनफिका के अगेंस्ट लास्ट के 15 मिनट में जिस तरीके से इमरजेंसी दिखाई, उससे बेटर इमरजेंसी उन्होंने यहां दिखाई, ये बात मैं जरूर मानूंगा। लेकिन मैं ये बात भी जरूर मानूंगा कि यहां पर अभी भी कोई शेप नहीं है, और यही प्रॉब्लम है कि ये जो ऑब्सेशन है कि गोल मारना ही मारना है, जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स पे ले लेते हैं ना कि अब तो गोल मारेंगे मारेंगे और फिर ऊपर पूरा चढ़ते हैं, उसी का नतीजा था कि सेकंड हाफ में कोर्तुआ ने एक बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड यहां पर एक सेव निकाला था 1v1 में, और ये उसी का ही नतीजा है कि पूरी टीम में इट वॉज गोंजालो गार्सिया जो कि बैक तक ट्रैक करके गया था, और उसने यहां पर वायोकानो के प्लेयर का, जो कि आई थिंक उसका डिफेंडर था, उसको यहां पर अनकंफर्टेबल करा। तो यही चीज है, एक ऐसा गेम जहां पर 17वीं स्थान ला लीगा की टीम ने रियल मैड्रिड को अनकंफर्टेबल करा, वहां पर फिर से एक बार 3-4 सेव आ गए कोर्तुआ के, वहां पर एक बार फिर से हमारी टीम की मैन मार्किंग खराब थी, जिसके चलते हमने इक्वलाइजर गोल कंसीड कर लिया। तो ये टीम फंडामेंटली अभी भी खराब है, ये टीम का स्ट्रक्चर खराब ही है। इवन दो हमारे पास यहां पर 5 मिडफील्डर थे डिफेंस में, वाल्वर्दे मिडफील्डर जिसको डिफेंडर बनाया गया, कामाविंगा मिडफील्डर जिसको डिफेंस बनाया गया, चुआमेनी मिडफील्डर जिसको बाद में डिफेंडर बना दिया गया जब असेंसियो को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया गया। तो देखो मेरे को ये चीज समझ में आता है कि आई थिंक यहां पर आर्बेलोआ जो चीज करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि भाई जो मेरे सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, जो मेरे गेम चेंजिंग प्लेयर्स हैं, उनको पिच पे होना पड़ेगा। ये अब बहुत ही कैलकुलेटिव मेरे को एक अप्रोच लग रही है, जो कि फिलहाल के तौर पे आर्बेलोआ इज शायद से अनबीटन इन ला लीगा, ठीक है। तो कह सकते हो कि ला लीगा में वो जैसे तैसे करके सूंघ पा रहा है, वो बार्सिलोना का जितना भी है 1 पॉइंट पीछे हैं हम। लेकिन ये मैं समझ पा रहा हूं कि विनीसियस हो गया, रोड्रिगो हो गया, मास्टोनतोनो हो गया, आर्दा गुलर हो गया, एम्बापे हो गया, बेलिंगम हो गया, वाल्वर्दे हो गया, कामाविंगा हो गया, चुआमेनी हो गया, जो सो कॉल्ड सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, वेदर और नॉट दे डिफाइन दैट रोल्स कंफर्टेबली, वो उस रोल में कंफर्टेबल है कि नहीं है, लेकिन वो उनको खिलाएगा, वो उनको पिच पे रखेगा। इसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसा मैंने कहा कि वायोकानो कंफर्टेबल थी, डोमिनेट कर पा रही थी, लेकिन इतना कुछ वो थ्रेट नहीं कर पा रहे थे। हेयर एंड देयर वो यहाँ पर, क्योंकि रियल मैड्रिड अपने पेनल्टी बॉक्स का एक्सेस इतना क्लियरली दे ही देती है, तो यहाँ पर कोई भी टीम कंफर्टेबली 4 पासेस करके हमारे पेनल्टी बॉक्स तक पहुंच जाती है, जो कि कंट्रास्टिंगली बेनफिका ने हमारे गोटे पकड़े थे।
दे प्रेस्ड अस हाई, उन्होंने बहुत ऊपर तक हमको प्रेस किया, उन्होंने हमारे साथ लाइक देवर अगर हम डुअल्स की बात करें तो देवर हेल बेंट वेरी फास्ट। अगर हमारे कंपैरिजन की बात करें, आई थिंक यहाँ पर एक बहुत ही सेविंग ग्रेस ये था कि सबायोस जब आया इस गेम में तो उसने थोड़ा गेम हमारी तरफ शिफ्ट किया, रियल मैड्रिड इन पोजीशन थोड़ी कंफर्टेबल हो गई और यहाँ पर वो फाउल भी जीतने लगा। अब अगेन तुम कह सकते हो कि एक ऐसी टीम जिसमें इतने बड़े सुपरस्टार हैं वहां पर सबायोस आके ये चीज संभाल रहा है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वेयर आर योर गैलेक्टिकोस, वेयर आर योर सुपरस्टार साइन। और इन सब का नतीजा ये है कि भाई आंखों में से खून निकालने वाला गेम चल रहा है, ठीक है, आंखों में से खून निकालने वाला गेम चल रहा है। लास्ट के 10-15 मिनट की बात करें, जब वायकानो 10 मैन हो गई थी, उसके बाद जब वायकानो को समझ में आ गया था कि भाई यहाँ से तो अपने को एक पॉइंट ही निकालना है, हमको यहाँ पर क्लियरली डिफेंड करना है, तो रियल मैड्रिड के पास कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं था कि वो किस तरीके से गोल मारेंगे। बस चल रहा है जो भी चल रहा है, कुछ भी करते रहो। इवन आप गोंजालो गार्सिया की बात करो, ही इज प्रॉपर आउट एंड आउट स्ट्राइकर, बट उसको राइट विंग पे खिलाया जा रहा है। तुम समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम निकल रही है। गोंजालो गार्सिया को डाल दिया, फिर रॉड्रिगो को डाल दिया। ये पता है, ये वही वाली चीज है कि मेरे सुपरस्टार पिच पे आ जाए और इसको पक्की तरीके से पेरेज बैक कर रहा होगा। जब तक देखो हम गेम जीत रहे हैं, गेम जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, हमारा गुस्सा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म, अगर मीडियम टर्म में भी अगर ये स्क्वाड प्लानिंग चल रही है, अगर क्लब को लेके ये विजन चल रहा है, तो जितना खराब अल्बेला है भाई उतना ही खराब यहां पर पेरेज भी है और उतने ही खराब ये प्लेयर्स भी हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि इन टीम पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप यहां पर बार्सिलोना में देखो, इफ जितना एक्सजी वो क्रिएट करते हैं, इसका मतलब है कि कितना आराम से वो यहां पर शॉट्स बना रहे हैं, क्वालिटी चांसेस बना रहे हैं, वो सस्टेनेबल है। क्योंकि आपको पता है कि आज नहीं तो कल अगर आप 6 का एक्सजी बना रहे हो तो आप उसको रियलाइज कर लोगे। अगर आपके प्लेयर आज वो चांसेस मिस कर रहे हैं, जैसे फेरान टोरेस, आज नहीं तो कल वो उसको कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज क्योंकि आपका सिस्टम इतने चांसेस क्रिएट करता है। हमारा क्या है, हम यहां पर चल रहे हैं कि हमारे में विनीसियस जूनियर जिस तरीके बैंगर देता है बैंगर देते, हमारे में क्लास डिफेंडिंग हो जाए, कोर्तो अपनी गॉड लाइक परफॉर्मेंस देते, सामने वाली टीम बिल्कुल बिखर जाए, वो गलती कर दे, ठीक है, एम्बापे यहां पर क्लोज ड्रिबलिंग में यहां पर पेनल्टी जीत ले, एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल, दैट इज जस्ट नॉट सस्टेनेबल। आर्दा गुलर की बात करें, मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर सही है, बट अगेन वो टोनी क्रूज वाला रूल यहां पर उस पर नहीं सूट करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, बात करते हैं यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। भाई 37 गेम लगे, 37, 40, 45 गेम लगे रूबन एमोरिम को अपनी पहली स्ट्रीक बनाने में, जब वो कंफर्टेबली कंसेक्यूटिवली 3 गेम निकाले उन्होंने प्रीमियर लीग में जीत के। माइकल कैरिक ने 16 दिन के अंदर 3 विक्ट्री निकाली है, और वो छोटी मोटी विक्ट्री नहीं निकाली है। मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और उसके बाद फुलहम। अब देखो, मैं कहूंगा कि यहां पर ये गेम पिछले 2 गेम से बेटर नहीं था, ये मैं मानूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछले 2 गेम के कंपैरिजन में बेटर नहीं खेला, लेकिन दैट्स द आई थिंक, मेरे को लगता है यहीं पर ही वो बात आती है कि यूनाइटेड की जो वाइब है वो वापस आती हुई दिख रही है। मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो फुलहम भी कंफर्टेबली पोजीशन में थी, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रेस को बीट कर पा रहे थे, वो भी यहां पर पेनल्टी बॉक्स तक आ पा रहे थे। एंड आई थिंक यहां पर आपको कमेंट करना होगा कि जिस तरीके से कासिमिरो और लीचा भाई कमांड कर रहे हैं, व्हेन यू हैव कि कोबी माइनो की अगर हम बात करें, आई थिंक 80-90% डुअल्स उसने जीते। सेम फॉर कासिमिरो, सेम फॉर लीचा। और जिस तरीके से कासिमिरो को, आई थिंक मेरे को अभी भी याद है, रूबन एमोरिम की बात करें या फिर जब से कासिमिरो आ रहा है, तो कासिमिरो को हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि ही शील्ड द डिफेंस लाइन। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम की बात करें, इवन अंडर हम कारिक की बात करें प्रेडोमिनेटली, तो कासिमिरो की जो ऑन द बॉल जो स्टाइल चेंज हुआ है, जो अप्रोच चेंज हुआ है, जो डेयरनेस आई है उसमें, जो उसमें अब एक करेज आया है, जो उसमें एक एंकरेजमेंट आई है कि वो ऑन बॉल भी अच्छी चीजें आउटपुट दे सकता है, दैट इज क्लियर। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच फॉर मी अगेन हैज टू बी ब्रूनो फर्नांडिस। आई नो यहां पर चांसेस मिस करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड भी, बट भाई ब्रूनो फर्नांडिस जो उस बंदे का आईक्यू है, आई थिंक माइकल कैरिक ने सबसे बड़ी चीज ये कर दी कि उसने ब्रूनो फर्नांडिस को पूरी तरीके से फ्रीडम दी है कि वो सोलिली यहां पर फोकस करेगा कि उसका पहला प्रायोरिटी होगा कि यूनाइटेड गोल कैसे स्कोर करेगी। आई नो यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलमोस्ट आ चुकी थी कि वो बॉटल कर देंगे ये गेम, और उन्होंने कर भी दिया था। जब यहां पर तुम देखो सिचुएशन, यहां पर देखो, सेट पीस पे गोल मारा,
ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सेट पीस पे गोल मारा थैंक्स टू कासेमिरो एंड थैंक्स टू ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर माइकल कैरिक ने अपनी टीम को सेटअप किया था, ये होना भी था, दैट वाज इनएविटेबल। ये ना होता गोल आ जाता, ये ना होता पेनल्टी आ जाती, लेकिन ये होना था क्योंकि उसने सिस्टम ही ऐसे बनाया था कि एम्बोमो की बात करें, कुनिया की बात करें या फिर ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, ये तीनों प्लेयर एक दूसरे के साथ पोजीशन को इंटरचेंज करते रहेंगे एंड एट द सेम टाइम ये तीनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में काफ़ी क्लोज रहेंगे। और इसलिए यहाँ पर और इसलिए यहाँ पर एम्बोमो की बात करें तो वो कभी राइट विंग पे थोड़ा इनसाइड खेल रहा था, या फिर मत्थाइस कुनिया की बात करें तो वो कभी लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड पे खेल रहा था, ब्रूनो फर्नांडिस कभी स्ट्राइकर पे खेल रहा था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेकंड गोल की बात करें तो अगेन इट वाज कासेमिरो, बिल्कुल थ्रू ऑन गोल, यहाँ पर कुनिया को इतना सेट करा जहाँ पर एक बैंगर आया। उसके बाद फुलम ने कम बैक करा, पर कैसे करा? दे स्कोर्ड अ पेनल्टी विच डिजर्वेडली सो वाज अ पेनल्टी, और उसके बाद उन्होंने एक बैंगर गोल मारा। आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस टाइम तक जब यहाँ पर फुलम चढ़ पा रही थी और फुलम ने आई थिंक बहुत ही कम मिनट के अंदर उन्होंने 2 गोल मार दिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़्यादा ही डिफेंडिंग में लग गई थी, और नेचुरल इंस्टिंक्ट इस चीज़ को फेयरली जस्टिफाइड कहता भी है। आप 2-0 से ऊपर हो, आपको पता है कि सामने वाली टीम 2 गोल खाना डिजर्व नहीं करती, इवन मतलब इसलिए क्योंकि वो भी खुद अच्छा खेल रही है, उनका एक्सजी बेटर ही है शायद से यूनाइटेड से, और वो कंफर्टेबल पे पोजीशन पे। तो यानी कि अब आपके प्लेयर्स, आपके पास लीचा है, आपके पास मैगवायर, आपके पास कासिमिरो, आपके पास कोबी माइनो, और अब तक यहाँ पर वो डिफेंडिंग बढ़िया करते हुए आ रहे हैं, दे आर विनिंग देयर डुअल्स। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कारिक ने सोचा होगा कि भाई टीम को डिफेंड करवाओ और जस्ट लेट्स सी दिस, लाइक इस गेम को क्लोज करते हैं। बट अगेन जैसा कहा कि टीम ज़्यादा ही डिफेंस में चलेगी, ज़्यादा ही पीछे चलेगी, और फिर फुलम जितना क्लोज आती रही पेनल्टी बॉक्स के पास, उतना ज़्यादा चांसेस बनते रहे कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे गोल मार ही देंगे। आई थिंक लेबन्स के भी यहाँ पर 1-2 अच्छे सेव आए थे। एंड देन जब आपकी टीम यहाँ पर 2-0 से 2-2 पे आ जाती है, जब वो बॉटल कर देते हैं, तो माइकल कैरिक की टीम ने कैरेक्टर भी दिखाया, मैनेजर ने कैरेक्टर दिखाया, और उसने वापस से इस टीम को अपने स्टेटस को नेचुरल गेम प्ले पे शिफ्ट कर दिया। एंड दिस वाज द रीजन कि यहां पर क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना तीसरा गोल भी मार दिया था। एंड अगेन जैसा मैंने तुमको कहा, इट इज टोटली ब्रूनो फर्नांडिस मास्टर क्लास। इट इज टोटली कि यहां पर आपने अपने प्लेयर को इस सिस्टम दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां पर उनका कैरेक्टर, जहां पर उनकी पर्सनैलिटी और जहां पर उनका जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज्ड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सेस्को की बात करें तो सेस्को आते ही जो उसका पहला हेडर आया था तो वो गोल हो जाना चाहिए था, लेकिन अगेन ब्रूनो फर्नांडिस की अगर मैं उस गोल की बात करूं, उस असिस्ट की बात करूं, उसको पता था कि यहाँ पर वो फिजिकली डोमिनेट होने वाला है, उसने सिंपल क्रॉस डाला, सेस्को ने चांस लिया, नो लुक गोल मारा। मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगेन मैं बहुत हवा में नहीं उड़ाऊंगा इनको कि यूनाइटेड में कार्य आगे कर देगा, कुछ तमाल हो गया, यूनाइटेड आर बैक, वही समथिंग ऐसा, बट यूनाइटेड में वाइब वापस आ चुकी है एंड दैट इज क्लियरली सीन। अगर कोई अपने आप को किसी और ओपिनियन से या फिर किसी और आर्ग्यूमेंट से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये गिरने वाले हैं, तो मेरे को लगता है कि वो बस वेट कर रहा है अपॉर्चुनिटी का जब यूनाइटेड स्लिप होगी। लेकिन एक बहुत ही क्लियर कट सिम्टम्स और सिग्नल हमको दिख रहे हैं कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम वेल कोच्ड है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर लाइक मैनेजर में पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं, मैनेजर इन प्लेयर में पूरी तरीके से भरोसा रखता है, और फाइनली वहां पर एक सिस्टम आ चुका है जहां पर प्लेयर अपना मैक्सिमम निकालेंगे, ना कि सिस्टम मैक्सिमम निकालेगा और प्लेयर उसमें मदद करेंगे, जो कि अमोरिम के अंदर ऐसा केस था। एल्सवेयर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम का गेम हुआ। मेरे को लगता है कि यहां पर वैसे तो मैनचेस्टर सिटी वाज मैनचेस्टर सिटी, उसमें जो नेचुरल गेम आप देखते हैं उनका वही था कि दे वर लाइक टोइंग विद टॉटनहम। शुरुआत की अगर हम 45 फर्स्ट हाफ की बात करें, घंटे की बात करें, टॉटनहम भाई पुअरली कोच टीम है, बहुत गंदी टीम है, आंखों में खून आने वाला गेम खेलते हैं वो, ठीक है ना, बहुत ही गंदा गेम खेलते हैं। अगर आपने मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एक टीम यहाँ पर 14वें 15वें स्थान पर है प्रीमियर लीग में। दी ओनली ब्राइट स्पॉट जो मेरे को टॉटनहम का लगा वो था यहाँ पर ज़ावी सिमंस। आई नो ज़ावी सिमंस को लेके क्या क्रिटिसिज्म है और क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं इस पूरे सीजन के, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैनचेस्टर सिटी के किसी ने नाक में दम कर रखा था या फिर कोई उसके क्लोज भी पहुंच रहा था तो इट वॉज ज़ावी सिमंस। आई नो यहाँ पर जो गोल आए हैं वो सिंपल डोमिनिक सोलंकी का एक बाइसिकल किक आया है और एक सिंपल वो आया है, लेकिन उसके पीछे भी यहाँ पर एक थॉमस फ्रैंक की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने कुछ बॉल्जी मूव्स तो लिए हैं। मैनचेस्टर सिटी अभी भी डिफेंसिवली बहुत ही क्रंकी है, दे आर वेरी वेरी इम्बैलेंस, और इसी का फायदा उठा के टॉटनहम ने वापस से 5 एट द बैक को हटा के 4 एट द बैक करा और उन्होंने मिडफील्ड में एक ज्यादा डाला। जब उन्होंने यहाँ पर बिसुमा और पापे
मातेसार को यहाँ पर डाला। इससे फायदा मिला कि यहाँ पर सोलंकी और जावी सिमंस की बात करें तो वो और अच्छी अच्छी पोजीशन पकड़ सकते थे और इसी के चलते यहाँ पर गोल आने के चांसेस भी ज़्यादा थे। लेकिन खैर मैनचेस्टर सिटी मेरे को लगता है कि यहाँ पर इन पोजीशन अगर चर्की की बात करें वर्ल्ड क्लास। आई थिंक दे आर जस्ट वेस्टफुल और आई थिंक हालैंड को भी वो कुछ अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। ना इफ हालैंड को मिडफील्ड में आके असिस्ट बनाने पड़ रहे हैं तो फंडामेंटली ख़राब है, क्योंकि हालैंड को हमने पेप गार्डियोला के अंडर जितना भी देखा है इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज गोल आउटपुट और उसको एंड प्रोडक्ट देना है। लेकिन अभी फिलहाल लग रहा है कि हालैंड एंड प्रोडक्ट तक नहीं आ रहा, बल्कि एंड प्रोडक्ट से पहले का जो स्टेप होता है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और मैनचेस्टर सिटी डिफेंसिवली तो भाई है ही वल्नरेबल। आई थिंक दोनों टीम्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक इसका फायदा आर्सेनल को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। बट दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप तुमको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल टू ऑल।